क्या अजीब जगह होती है ना स्कूल। मतलब एक कमरे में आप 20, 25, 30, 40 बच्चों को बिठा दीजिए और सामने खड़ा कर दीजिए एक टीचर को। 1 घंटा वो बोलता रहेगा, बच्चे सुनते रहेंगे। फिर वो जाएगा, अगला टीचर आएगा और बच्चे यूं ही बुत बनकर बैठे रहें। फिर जब बीच में बच्चे चुपके चुपके एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, शैतानी करने की कोशिश करेंगे, तो टीचर हो जाएगा गुस्सा। कोई डिसिप्लिन नहीं है इस क्लास में, नो मैनर्स एट ऑल। सोचिए अगर हम एडल्ट्स की लाइफ भी ऐसी होती। ऑफिस में हमें बिठा दिया जाता लाइन से और कहा जाता कि चुपचाप काम करो, खबरदार जो एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी की तो। नमस्कार, मैं हूँ ईशा। आप जुड़ चुके हैं डॉइचे वेले के पॉडकास्ट वो कौन थी से। और आपको मैं स्कूलिंग के ट्रेडिशनल मेथड पर ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज की कहानी है उस महिला की जिसने कहा कि ये स्टाइल बिल्कुल बकवास है और दिया स्कूलिंग का एकदम नया मॉडल। वो कौन थी? आपने मॉन्टेसरी स्कूल्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन होते क्या है मॉन्टेसरी स्कूल्स? मतलब क्या होता है मॉन्टेसरी का? कौन सी भाषा का शब्द है मॉन्टेसरी? चलिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए आज आपको लेकर चलती हूँ इटली। आज की कहानी शुरू होती है साल 1870 में। बहुत पुरानी कहानियां लेकर आई हूँ इस बार में। तो 31 अगस्त 1870 को इटली की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ एक बच्ची का जिसका नाम था मारिया मॉन्टेसोरी। जी हाँ, मॉन्टेसरी नहीं, मॉन्टेसोरी। मारिया के पिता सरकारी कर्मचारी थे, माँ स्कूल में टीचर थी। आप आज के हिसाब से सोचेंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा, इसलिए ये मत भूलिए कि बात 1870 की हो रही है। उस जमाने में किसी महिला का इतना पढ़ा लिखा होना, स्कूल में नौकरी करना आम बात नहीं थी। मारिया 3 साल की थी जब माता पिता रोम में आकर बस गए। माँ का किताबों से लगाव मारिया तक भी पहुंचा। पढ़ाई में उसका खूब मन लगता था। उसे पढ़ने का इतना शौक था कि 13 साल की उम्र में उसने घर वालों से लड़ झगड़ कर एक ऐसे स्कूल में दाखिला लिया जिसमें उस वक्त सिर्फ लड़के ही जाया करते थे। सोचिए, बॉयज स्कूल में अकेली लड़की, 13 साल की। ये एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था जहां बच्चे इसलिए आते थे कि पहले से ही इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर सकें, ताकि बाद में जाकर यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिले। उस जमाने में लड़कियां आर्ट्स पढ़ती थीं, साइंस नहीं। लेकिन मारिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाकी की लड़कियां क्या कर रही हैं। जब तक मारिया ने स्कूलिंग खत्म की, उसे एक बात का एहसास हुआ कि उसका इंटरेस्ट अब इंजीनियरिंग से ज्यादा डॉक्टर बनने में था। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात थी क्योंकि तब तक इटली में कोई महिला डॉक्टर थी ही नहीं। माँ बाप ने उसे समझाया कि देखो, स्कूल पूरा हो गया है, अब चुपचाप टीचर ट्रेनिंग करो, स्कूल में नौकरी करो और सेटल हो जाओ। और क्या चाहिए? लेकिन मारिया को और बहुत कुछ चाहिए था। पिता की मर्जी के खिलाफ मारिया ने मेडिकल स्कूल में एप्लीकेशन दिया और क्या हुआ? एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे तो डॉक्टर बनना था। इनफैक्ट इंटरव्यू के दौरान जब एक प्रोफेसर ने उसे कहा कि देखो, लड़कियां यहाँ नहीं पढ़ती, तो वो वहां से उठी और बाहर निकलने से पहले प्रोफेसर को कहकर गई, मुझे मालूम है मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मारिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में एडमिशन लिया। यहाँ साइंस में 2 साल का डिप्लोमा किया और फिर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में अप्लाई किया और इस बार एडमिशन हो गया। मारिया इटली की पहली उन लड़कियों में से थी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने पहुंची थी। मारिया को तो बॉयज स्कूल की आदत थी, लेकिन बॉयज को थोड़ी ना मारिया की आदत थी। क्लास में बहुत गड़बड़ हुआ करती थी। डॉक्टरी की पढ़ाई में बॉडीज को डाइसेक्ट करना होता है। स्टूडेंट्स के सामने एक मुर्दा शरीर पड़ा होता जिस पर उन्हें ऑपरेशन की प्रैक्टिस करनी होती और ये शरीर अक्सर पुरुषों के ही होते। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर आपत्ति जताई कि मारिया कैसे किसी पुरुष के शरीर को छू सकती है, भले ही वो मरा हुआ है, लेकिन वो तो बिना कपड़ों के वहां पड़ा है ना। कई स्टूडेंट्स ने तो मारिया की मौजूदगी में डाइसेक्शन करने से ही मना कर दिया। इस तरह के बॉयकॉट और बुलिंग के बावजूद मारिया ने डिग्री पूरी की और वो इटली की पहली महिला डॉक्टरों की लिस्ट में शामिल हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मारिया शायद इटली की पहली महिला डॉक्टर थी, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। 1896 में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बर्लिन में इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर वुमेन अटेंड किया। इस इवेंट में मारिया ने जो स्पीच दी
जानते हैं वो किस बारे में थी? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपको लगता होगा ये आज के ज़माने की फेमिनिस्ट का फितूर है। 1896 में मारिया इस बात की वकालत कर रही थी कि महिलाओं को पुरुषों जितने ही मौके और उनके जितनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। मारिया ने स्पेशलाइजेशन किया था पीडियाट्रिक्स और साइकियाट्री में, यानी बच्चों की बीमारियों और मानसिक रोगों पर। और ये सब्जेक्ट्स उन्होंने इसलिए नहीं चुने थे कि प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, पैसे अच्छे मिलेंगे। नहीं, मारिया को बच्चों में और बच्चों के दिमाग में बहुत इंटरेस्ट था। इतना कि उन्होंने तब तक इस दिशा में हुई हर रिसर्च को डिटेल में पढ़ लिया था। इन सब्जेक्ट्स की बदौलत मारिया की पहली नौकरी लगी एक पागल खाने में। आज यूरोप में उस तरह के पागल खाने नहीं होते हैं, लेकिन तब जिन बच्चों में मानसिक रोग देखे जाते थे, जिन्हें अबनॉर्मल कहा जाता था, उन्हें ऐसी जगहों पर भर्ती करा दिया जाता था। आज हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तब इन स्पेशल नीड्स का पता ही नहीं था, बस पागल कह दिया और काम खत्म। मारिया ने इन बच्चों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और उन्हें लगा कि दिक्कत इन बच्चों में नहीं है, दिक्कत बाकी लोगों में है जो इनकी ज़रूरतों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना इन्हें प्यार दे रहे हैं, ना किसी भी तरह का सपोर्ट। किसी को धुतकार देने से उसकी हालत बेहतर कैसे हो सकती है? मारिया जिस शिद्दत से इन बच्चों को समझने में लगी थी, उसे देखते हुए उन्हें एक नए असाइलम का डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। यहाँ मारिया ने इन बच्चों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मारिया का कहना था कि इन बच्चों का इलाज दवा से नहीं, प्यार से ही मुमकिन है। लोग कहते थे इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन मारिया ने अपने ही अलग तरीकों से इन्हें लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? जब इन पागल बच्चों ने नॉर्मल बच्चों वाले सरकारी स्कूल के एग्जाम दिए तो उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया। लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा क्या कर रही थी मारिया? जानते हैं क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। ना तो वो उम्मीद करती थी कि बच्चे क्लासरूम में चुपचाप बैठें, ना वो सामने खड़े होकर उन्हें लेक्चर देती थी। वो तो बस वहाँ बैठकर बच्चों को देखती रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या तरीका हुआ, ऐसे कैसे पास हो गए बच्चे? तो मारिया ने किया ये था कि उन्होंने क्लासरूम का रूप ही बदल दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने छोटे साइज के टेबल चेयर बनवाए ताकि बच्चों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। फिर उन्होंने बच्चों के लायक जो जो भी सामान था, किताबें, खिलौने, स्टडी मटेरियल, सब ऐसे रैक्स में रखे जहाँ से बच्चे उन्हें खुद निकाल सकें, उन्हें किसी से मांगने की भी ज़रूरत ना पड़े और ना इस बात का डर हो कि बड़ा रैक बच्चे पर गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो यहाँ सब कुछ बच्चों के लेवल पर था। नतीजा इसका ये हुआ कि बच्चे बन गए एकदम आत्मनिर्भर। साथ ही बोरिंग किताबों की जगह मारिया ने कार्डबोर्ड पर ABC बनाकर उनकी कटिंग्स रख दी, लकड़ी के अक्षर बनाकर रखे, गिनती के लिए कुछ रंग बिरंगी चीजें रख दी। ऐसे में बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सामान निकालते, उसे इस्तेमाल करते और इस दौरान खेल खेल में अपने आप को खुद ही कुछ ना कुछ सिखा भी देते। जब सीख जाते तो बोर होकर वो चीज़ वापस अपनी जगह पर रख देते, फिर कोई नई चीज़ निकालते। मारिया इस दौरान उन्हें सिर्फ गाइड करती, बहुत प्यार से उनके सवालों के जवाब देती। बच्चों के डेवलपमेंट में 2 तरह के स्किल्स अहम होते हैं, मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स। मोटे तौर पर कहूँ तो शारीरिक और मानसिक विकास। मोटर स्किल्स होते हैं कि बच्चा चीज़ों को ठीक से पकड़ पा रहा है या नहीं, चाबी से ताला खोलना या कैंची से कागज़ काटना, ये मोटर स्किल्स हैं। और कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं लिखना, पढ़ना, सुनकर चीज़ों को याद रखना, कॉन्सेंट्रेट करना। ट्रेडिशनल स्कूल्स में सारा ध्यान लिखने पढ़ने पर होता है, मोटर स्किल्स पर तो ध्यान होता ही नहीं है। मारिया इसका उल्टा कर रही थी, वो बच्चों को मोटर स्किल्स सिखा रही थी। जैसे उन्होंने असाइलम के बच्चों को टास्क दिया कि वो अपनी स्लीव में हाथ खुद डालें, बटन खुद बंद करें, अपने जूतों के फीते खुद बांधें बिना किसी की मदद के। बच्चों ने चैलेंज लिया और किया भी। इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, पढ़ाई की तरफ भी मन अपने आप ही लगने लगा। है ना कमाल की ट्रिक? मारिया के स्टाइल का उसूल ये था कि बच्चों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो जो चाहते हैं वो वही करें, कोई उनसे ज़बरदस्ती ना करे। उन्हें सबसे पहले 2 चीज़ें सीखनी चाहिए, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सब बाद में होता रहेगा। फिर वो खुद अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर बच्चों को कुछ करने ही नहीं देते हैं,
छोटा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। हम तो बच्चों को खाना भी अपने हाथों से खिलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाना, उनका बिस्तर बनाना, उनका हर काम हम खुद करते हैं। और फिर हम ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चा बहुत शैतान हो गया है। अरे भाई, जब उसे कुछ करने ही नहीं दोगे तो वो कुछ तो करने के लिए ढूंढेगा ना। यही बात मारिया को समझ में आ गई थी कि बच्चे इनडिसिप्लिन्ड इसलिए होते हैं कि उनके हाथों का उतना इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। अगर सही काम में उन्हें लगा दिया जाए तो वो अपने आप में ही बिजी रहेंगे। तो मारिया का फॉर्मूला हो गया हिट। अब वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाकर इस पर लेक्चर भी देने लगी। इस दौरान रोम में खूब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आपने तो सुना ही होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो यहाँ का एक स्लम एरिया था जहाँ से मजदूर दिन भर काम करने जाते थे और पीछे अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। इन बच्चों ने ऐसा हुड़दंग मचाया हुआ था कि आसपास रहने वाले लोग परेशान हो चले थे। तो बच्चों की ये शिकायत पहुंची मारिया तक। उनसे पूछा गया कि क्या आप इनका कुछ कर सकती हैं। मारिया ने अब तक सिर्फ असाइलम वाले बच्चों के साथ काम किया था। अब वो पहली बार नॉर्मल बच्चों के साथ काम करने जा रही थी। उन्होंने अपना वही फॉर्मूला यहाँ भी अपनाया और वो यहाँ भी काम कर गया। इन बच्चों के साथ उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला जिसे उन्होंने नाम दिया कासा दे बाम्बिनी, यानी बच्चों का घर। और ये था दुनिया का सबसे पहला मॉन्टेसोरी स्कूल। ये बात है 1907 की। 50 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई और जल्द ही ये इतना पॉपुलर हो गया कि उस जमाने की अखबारों में इस पर लेख छपने लगे। कुछ लोगों के लिए मारिया रिसर्च का विषय बन गई। लोग आकर देखने लगे कि औरत बच्चों के साथ कर क्या रही है। जहां नॉर्मल स्कूलों में बच्चे 6-7 साल की उम्र में लिखना सीख रहे थे, मारिया के स्कूल में 3-4 साल के बच्चे ही लिखना शुरू कर देते थे, वो भी टीचर के बिना पीछे पड़े। मारिया कहती थी कि टीचर का काम जेलर बनना नहीं है, उसका काम बच्चे की ज़रूरतों को समझना है। एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के बारे में बात करते हुए मारिया ने एक बार कहा था, मुझे उन बच्चों को देखकर लगा जैसे तितलियों को सुइयों से जकड़ कर रखा हुआ है। हर बच्चा अपने डेस्क से बंधा हुआ था। जो बेसिर पैर का ज्ञान उन्हें दिया गया है, वो उसी के बेकार पंखों को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मारिया का कहना था कि बच्चों को तितलियों की तरह उड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। डरा धमकाकर उन्हें आप क्लास में बिठा तो लेंगे, लेकिन इससे उनकी पर्सनालिटी नहीं बनेगी। मारिया की इन्हीं बातों का नतीजा था कि साल भर में एक मॉन्टेसरी स्कूल और खुल गया, फिर एक और। सिर्फ इटली में ही नहीं, स्विट्जरलैंड में, अर्जेंटीना में, पेरिस, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, दुनिया भर में मॉन्टेसरी स्कूल खुल रहे थे। देश विदेश से उन्हें इन्विटेशंस आने लगे कि आइए हमारे यहाँ आकर भी सिखाइए। आज की भाषा में बोलूँ तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी वायरल हो गई थी। उन्होंने शादी तो कभी नहीं की, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उनका एक अफेयर हुआ था जिससे उनका एक बेटा भी हुआ। बिन बिहाई माँ का ठप्पा माथे पर लग जाता तो करियर तो बर्बाद होता ही, समाज में जीना भी मुश्किल हो जाता। तो मारिया ने अपने बच्चे को किसी और को सौंप दिया। सोचिए, एक ऐसी महिला जो दिन रात बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए काम कर रही थी, उसे अपना ही बच्चा अपने से दूर करना पड़ा। लेकिन कुछ सालों बाद मारिया अपने बेटे को अपने पास ले आई। बेटे का नाम था मारियो। बाद में जाकर मारियो ने माँ की खूब मदद की दुनिया भर में मॉन्टेसरी मॉडल फैलाने में। अब आप ये बताइए कि ये सब तो यूरोप और अमेरिका में हो रहा था, तो फिर मॉन्टेसरी मॉडल इंडिया कैसे पहुंचा? तो हुआ यूं कि मारिया कई किताबें लिख चुकी थी, कई देशों में वर्कशॉप्स कर चुकी थी। 1939 की बात है, उन्हें मद्रास से इनविटेशन आया। तब अंग्रेजों की हुकूमत थी। मारिया बेटे के साथ भारत आई 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ रहना पड़ गया 7 सालों के लिए। क्यों? क्योंकि इनके भारत पहुंचने के कुछ वक्त बाद शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। इसमें ब्रिटेन लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ और इटली था जर्मनी के साथ, यानी इटली था ब्रिटेन का दुश्मन। तो इटली के रहने वाले मारिया और मारियो हुए दुश्मन देश के लोग। इन्हें कर दिया गया नजरबंद। इस बीच युद्ध चलता रहा और मारिया की उम्र हो गई 70 साल। मारिया ने अंग्रेजी हुकूमत से गुजारिश की कि बेटे को उनके पास रहने दिया जाए। उनकी बात मान ली गई और दोनों ने मिलकर कोडाईकनाल में कुछ 1,500 टीचर्स को ट्रेनिंग दी। बस यहीं से शुरू हुआ भारत में मॉन्टेसोरी मॉडल, जो आज भी जारी है।
भारत में रहने के दौरान मारिया महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियतों से भी मिली। जंग खत्म होने के बाद वो घर लौटी। इस बीच घर उनके लिए इटली नहीं बल्कि नीदरलैंड्स था, क्योंकि जंग से पहले ही मारिया फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाती रही थी। इस वजह से जर्मनी में तो उनकी लिखी किताबें भी जला दी गई थी। युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें इटली छोड़कर नीदरलैंड्स भागना पड़ा था। वैसे युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद वो फिर भारत आईं। इस बार अहमदाबाद, पूना और बॉम्बे में ट्रेनिंग दी, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने नीदरलैंड्स में ही बिताए। 1952 में 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तब तक 3 बार उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका था। आज दुनिया भर में 20,000 से भी ज्यादा मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं। आज भी इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जाता। मारिया मॉन्टेसरी ना सिर्फ एक डॉक्टर या एक टीचर थी, बल्कि आज जिसे हम सेल्फ मेड वुमेन कहते हैं, वो थी। कन्वेंशंस को तोड़ा, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और तोड़कर हमारे लिए कुछ नया रच दिया। बच्चे अक्सर दीवारें खराब कर देते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? बच्चे हैं, वो तो करते ही हैं। जी नहीं, हर बच्चा ऐसा नहीं करता है। ना ही ये क्यूट है, ना ही आपको इसे इग्नोर करना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें डांटना चाहिए। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एहसास होता है। वो अपनी लिमिट्स चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो क्या क्या सब कर सकते हैं। तो आप इसके लिए उनका जरिया बनिए। उन्हें कागज दीजिए, पेन दीजिए, रंग दीजिए, वो सब दीजिए जिससे वो अपनी लिमिट्स चेक कर सकें। और उन्हें सराहिए, उनकी तारीफ कीजिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि उन्हें समझ आए कि मेरा ये नया नया टैलेंट मुझसे क्या क्या सब करा सकता है। और ये करके आप अपने घर पे ही अपने बच्चों को दे पाएंगे मॉन्टेसरी एजुकेशन।